अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लिटरेचर इन उर्दू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू द वेस्ट विंड। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। बट उसमें जो है इसके जो फैक्ट्स हैं और उसको मैंने डिटेल से नहीं समझाया, तो ये वीडियो ज़रा डिटेल में होने जा रही है। इसमें हम समरी भी पढ़ेंगे और इसके फैक्ट्स जो है जो आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओड टू द वेस्ट विंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओड कहते हैं किसे। ओड हम ऐसी पोइम को कहते हैं जिसका मतलब होता है, किसी को ओड का मतलब है ग्लोरीफाई समथिंग, यानी किसी चीज की प्रेज करना, किसी चीज को ग्लोरीफाई करना। तो इसका मतलब है ओड टू द वेस्ट विंड, मतलब वेस्ट विंड की तारीफ में उन्होंने ये नज्म लिखी है, ये पोइम लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। राइटर हमारे हैं पीबी शेले, पर्सी बेसे शेले। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1792 से 1822 तक है। और इनकी ओवरऑल जो एज थी वो रोमांटिक इरा से ताल्लुक रखते हैं। और ये 30 इयर्स इनकी टोटल शॉर्ट लाइफ थी, 30 इयर्स इनकी लाइफ थी 1792 से 1822 तक। और ये जो है पोएम कब पब्लिश हुई और कब राइटर ने इसे 1819 में लिखा और ये 1820 को पब्लिश हुई। इसका बेसिकली जो थीम है वो डेथ एंड रिबर्थ है। थीम्स जो है इसके डेथ और रिबर्थ है। सो डिकन ऑफ समथिंग मे बी न्यू बर्थ, किसी चीज का खत्म होना, नई चीज की जो है आगाज हो सकता है, रिबर्थ हो सकता है। वेस्ट विंड कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन फॉर शेले। इसका दूसरा एक थीम ये भी है कि वेस्ट विंड जो है वो रेवोल्यूशनरी पोइम भी कहा जाता है शैली की, क्योंकि इसमें उसने इस ख्याल का इजहार किया है कि किसी चीज़ का ख़त्म होना उसका रिबर्थ हो सकता है, यानी वो फ्यूचरिस्टिक हैं। और वो जो इवल्स हैं, सोशल इवल्स, उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि आगे जो फ्यूचर हो, जो अभी मतलब डिजास्टर है, वो डिजास्टर के बाद जब उनका फ्यूचर हो तो वो अच्छा हो, बेटर हो। तो इसीलिए इसको शेली को रेवोल्यूशनरी पोइट भी कहा जाता है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABA BCB CDC DDEE। और इस राइमिंग स्कीम को टर्जा रेमा भी कहा जाता है। ये राइमिंग स्कीम कौन सी राइमिंग स्कीम है? टर्जा रेमा। और इसको आप बहुत इजी से याद कर सकते हैं ABCDE। तो इसको बहुत इजी, आप ABC सबका पहला ले लें, फिर ABA BCB CDC DEDEE। पोएम इज रिटन इन 5 पार्ट्स। ये पोएम जो है वो 5 हिस्सों में लिखी गई है और हर पार्ट जो है 5 स्टेंजास पर कंप्लीट होता है, यानी टोटल 5 पार्ट्स है और हर पार्ट में 5 स्टेंजास है। और एक स्टेंजा जो है उसमें 3 लाइनें हैं, यानी एक पार्ट में 5 स्टेंजास है, उसमें से 4 स्टेंजास जो है वो पांच, सॉरी, 3 3 लाइनों के हैं, यानी 4 स्टेंजा 3 3 लाइनों के हैं, टोटल 12 लाइनें। और एक पांचवा जो स्टेंजा है वो कपलेट है, यानी 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। इस तरह इसके टोटल जो स्टेंजास हैं 5 हैं। तीन जो है, सॉरी, 4 जो है वो 3 3 लाइनों के हैं, यानी 12। और एक पांचवा स्टेंजा 2 लाइनों का है, तो टोटल 14 लाइनें। तो ईच स्टेंजा जो है वो खुद में एक सोनेट है। आपको पता है सोनेट जो है खुद 14 लाइनों की होती है। तो हर स्टेंजा में 14 लाइनें हैं और टोटल अगर आप इसकी लाइनें काउंटिंग करेंगे तो 5 स्टेंजा में 70 लाइनें हैं। तो इसके है कुछ ये की फैक्ट्स थे। अब आते हैं समरी की तरफ। तो इसकी समरी है, और टू द वेस्ट विंड द पोएट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट विंड व्हेन ही सॉ वेस्ट विंड हिज he emphasized the strength of west wind, that he scattered the dead leaves from trees and spread seeds. This will result in their nutriting in the season of spring. तो इसमें वेस्ट विंड में क्या करता है, पोइट डिस्क्राइब करता है, जब वो वेस्ट विंड को आता हुआ देखता है तो वो पोइट विंड को देखकर इम्प्रेस होता है, इंस्पायर होता है। और वो कहता है कि वेस्ट विंड में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आती है तो वो जो लीव्स, ट्रीज के पत्ते होते हैं, डेड लीव्स होते हैं, उनको स्कैटर्ड कर देती है, उनको गिरा देती है और अपने साथ जो है बीजों को ले जाती है। और ये बीज अगले सीजन में आने वाले स्प्रिंग में जो है फिर से नए पौधे का बायस बनते हैं, इससे नए बर्ड्स निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। So this way poet labels the wind destroyer of leaves and preserver of seeds. इस तरह वो विंड को क्या कहता है, एक तरफ तो वो कहता है वो डिजास्ट्रस है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है लीव्स को, वो पत्तों को गिरा रही है। जबकि दूसरी तरफ वो कहता है कि वो सीड्स के लिए प्रिजर्वर है। जो वेस्ट विंड डेड लीव्स को
डिस्ट्रॉय कर रही है, वो दूसरी तरफ जो सीड्स है उनको प्रिजर्व करके उनको न्यू बर्थ दे रही है। यानी इसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो चाहता है कि यानी जब कोई चीज खत्म होती है तभी नई चीज आती है। तो एक तरफ जब विंड जो है डिजास्ट्रस है, दूसरी तरफ जो है विंड जो है एक नई चीज का आगाज भी है। इसी तरह फिर वो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि यही जो विंड है जब स्ट्रॉम्स का बायस बनती है और साथ साथ इसके जो ओशंस में और मेडिटेरियन सी है उसमें जो है वेव्स भी ये क्रिएट करती है विंड से कि वो उसे ले जाए। देन द पोइट मेमोराइज हिज अर्लियर डेज व्हेन ही वाज यंग। तब वो पोइट को अपने दिन याद आते हैं जब वो छोटा था। He was ability to do everything, but now he was not strength. He describes him as a dead leaf, as a still cloud, and appeal to west wind to uplift him as a dead leaf and cloud of a wave of or a wave and scattered his message for the betterment of the society। तो वो वेस्ट विंड को जो है अपील करता है कि मुझ में अब इतनी ताकत नहीं, एज अ डेड लीव। वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है पोइट एज अ डेड लीव, जो बेजान है, जो हिल नहीं सकता, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और एज अ क्लाउड और एज अ वेव। जब वेव्स जब विंड वेव्स से पास होती है तो वेव्स में भी जान आ जाती है। आप देखते हैं समंदर में कैसे लहरें उठती हैं, तो वो हवा के पास होने से उठती हैं। तो सो पोएट जो है अपील कर रहा है विंड से कि उसमें अपनी स्ट्रेंथ इन्फ्यूज कर दे और फिर उसका मैसेज जो है वो सारी सोसाइटी तक, सारी यूनिवर्स तक उसका मैसेज पहुंचा दे। कौन सा मैसेज? बेटरमेंट का और यूनाइटेड वर्ल्ड का। तो वो पोइट जो है इन वर्ड्स को यूज करता है, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स एज द वेदर लीव्स क्विकन्स अ न्यू बर्थ स्कैटर्ड माई वर्ड्स टू ऑल यूनिवर्स। At last, so what if winters come, if spring far behind? अगर क्या हुआ कि विंटर आ गई है, डिजास्ट्रियस है, ये लास्ट सीजन है, लेकिन इसके बाद स्प्रिंग भी तो आना है। अगर कुछ चीज खत्म हो रही है तो इसके बाद नई चीज भी तो आनी है, नया बेटरमेंट भी होना है, फ्यूचरिस्ट। तो पोएट इसमें अपनी जो है रेवोल्यूशनरी थॉट्स, अपने आइडियाज को जो है इन्फ्यूज करता है कि अगर कोई चीज डिजास्टर हो रही है, कोई चीज मर रही है, डेथ हो रही है, तो फिर उसका रिबर्थ भी होना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आ गई होगी, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है जरा सी भी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।